डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एग्जाम डी में। एग्जाम डी तैयारी एग्जाम की। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग साइकोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो मेजर पेपर है, ये साइकोलॉजी का मेजर पेपर 4 है। ठीक है, तो जिस किसी स्टूडेंट का भी साइकोलॉजी में मेजर पेपर यानी मेजर पेपर में साइकोलॉजी लिया है उन्होंने, तो अभी यूजी सेमेस्टर 3 में उनको पेपर 4 पढ़ना पड़ेगा। उसी का यूनिट 1 एग्जाम डी आपके लिए लेकर आया है। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कुछ जरूरी बातें। ठीक है, कमेंट में बहुत सारे विद्यार्थी इस बात पर कमेंट करें कि रिजल्ट जो है फर्स्ट सेमेस्टर का, ठीक है, मतलब यूजी सेमेस्टर 1 का जो रिजल्ट है वो कब आएगा। ठीक है, उस पर अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। ठीक है, तो आप मान के चलिए कि सप्ताह भर के अंदर उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। और कुछ स्टूडेंट का ये कमेंट है कि सर, जो ये रिजल्ट जो रोल नंबर आ चुका है सेमेस्टर 2 का, उसका रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, मतलब कि उसका जो मार्कशीट है वो कब आएगा। तो याद रखिएगा, जब भी रिजल्ट आता है उसके 8-10 दिन बाद ही उसका मार्कशीट आता है। तो 8-10 दिन आपको वेट करना है उसके मार्कशीट के लिए, तब आप अपना मार्क्स को देख पाएंगे, उसको जान पाएंगे कि किस सब्जेक्ट में आपको कितना नंबर मिला है। बाकी सारी चीज़ें मैंने बता दिया है कि प्रोमोटेड वालों का क्या करना होगा। इसके अलावा अगर आप प्रोमोटेड हुए, आपको नहीं पता कि उसको क्या करना है, ठीक है, आपको क्या करना है, तो आप वो वीडियो देख लीजिए। ठीक है, वो वीडियो जो है आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा जो आपका यूजी सेमेस्टर 3 की जो पढ़ाई है उसको अभी कंटिन्यू रखना है आपको, उसमें रुकना नहीं है, क्योंकि अगला एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। क्योंकि आपका सेमेस्टर बहुत लेट चल रहा है, इसलिए क्या होगा कि अब आपको जल्दी जल्दी जो है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। अपनी तरफ से आप तैयारी पूरा कंप्लीट रखिए। यूनिवर्सिटी जब चाहेगी एग्ज़ाम ले लेगी, ठीक है, लेकिन आप अपनी तैयारी रखिए, पूरा कंफर्म रहिए कि हमको इतना टाइम के बाद, यानी कि जो एक सेमेस्टर का जो टाइम होता है जैसे 6 महीना, तो उस टाइम में आप अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट रखिए। ठीक है, और अधिक से अधिक जो है अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। जिस सब्जेक्ट पर आपको जो है वीडियो लेक्चर चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं, सुविधा अनुसार आपको वो वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं साइकोलॉजी के बारे में। ये जो साइकोलॉजी है उसका मेजर पेपर 4 का यूनिट 1 इस वीडियो लेक्चर में उसी पर बातचीत होगी। तो अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो ठहर जाइए, पूरा वीडियो देखिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, ताकि वो भी जो साइकोलॉजी लिए हैं उनको भी ये समझ में आए। ठीक है, और साइकोलॉजी के नहीं है तो आप अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, जो आपका आपका जो सब्जेक्ट है, ताकि आप उसमें बेटर परफॉर्मेंस कर सकें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं साइकोलॉजी मेजर पेपर 4 का यूनिट 1। डियर स्टूडेंट, यूनिट 1 में आपको पढ़ना पड़ेगा डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के बारे में, यानी कि विकासात्मक मनोविज्ञान। इसका प्रकृति दायरा के बारे में, इसकी विधियों के बारे में, और दो व्यक्ति यानी दो मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट, जिसमें सिगमंड फ्रॉइड और एक थे इरिक्सन, उनके बारे में आपको जो है जानना पड़ेगा। लास्ट में थोड़ा सा उनके बारे में मैं बात करूंगा, आपको समझाऊंगा सिगमंड फ्रॉइड के विचार क्या थे और इरिक्सन के विचार क्या थे। ठीक है, तो आपने अगर साइकोलॉजी को एज ए मेजर पेपर लिया है तो आप ये इतना जानते ही होंगे कि साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान होता है। मन के विज्ञान को मनोविज्ञान कहा जाता है, और इंसान पूरी तरीके से अपने मन द्वारा ही संचालित होता है, यानी ड्राइव होता है। इंसान अपने मन में जो आता है उसी के हिसाब से अपने आप को ढालता है, उसी के हिसाब से लोगों से व्यवहार करता है, ये सबको पता है। फिर भी क्यों मनोविज्ञान को इतना कम भाव दिया जाता है, क्यों मनोविज्ञान कोई पढ़ना नहीं लेना नहीं चाहता कि भाई मनोविज्ञान नहीं पढ़ रहा है। लोग हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ लेते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद भी लोग को मनोविज्ञान के बारे में समझ में कुछ नहीं आता। तो आप लोगों ने जो मनोविज्ञान लिया है, ये समझ लीजिए कि आप लोगों ने इंसानी दिमाग को अपने हाथों में ले लिया है, और अब आप जो है उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। अब आप उनकी हरकतों को समझ सकते हैं। आप ये जान सकते हैं कि फलाना व्यक्ति कौन सा डिसीजन लेने वाला है, फलाना व्यक्ति किस प्रकार से काम करेगा, वो अपने लाइफ में सक्सेस होगा कि नहीं होगा। ये सारी चीज़ें मनोविज्ञान ही बताती है, क्योंकि यह है मन का विज्ञान, साइकोलॉजी। ठीक है, तो मनोविज्ञान जो है उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसको बोलते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। देखिए, एक व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसके बाद वो बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है। तो जन्म से लेकर बुढ़ापा तक वो अपने मन से संचालित होता है, वो मन से चलता है, और उसी मन को हम लोग को इसमें स्टडी करना है। तो मनोविज्ञान की वो शाखा जो व्यक्ति के जीवन के विभिन्न चरणों में मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास का अध्ययन करता है। याद रखिएगा,
कौन कौन सी? मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास का अध्ययन करता है। यह शिशु अवस्था से लेकर वृद्ध अवस्था तक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन काल का अध्ययन करता है। ठीक है, याद रखिएगा, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं विकासात्मक मनोविज्ञान, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। ठीक है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती है। देखिए, सबसे पहले है प्राकृतिक विकास। तो प्राकृतिक विकास मतलब होता है नेचुरल डेवलपमेंट। तो यह शारीरिक जैविक परिवर्तनों को समझता है, जैसे कि शिशु का विकास, किशोर अवस्था में हार्मोनल बदलाव और वृद्धावस्था में शारीरिक क्षमताओं में गिरावट। ये जाहिर सी बात है कि जब शिशु का विकास होता है, जब बच्चे का विकास होता है, तो किशोर अवस्था में उसके हार्मोनल बदलाव होते हैं और बूढ़े अवस्था में उसकी शारीरिक की क्षमता कमजोर होने लगती है, उसमें गिरावट होने लगती है। कोई व्यक्ति जवानी में कितना ही ताकतवर रहा हो, बुढ़ापे में वो लचर हो जाता है, और जो दुबले पतले रहते हैं वो भी उसको जो है उसका कोई भाव ही नहीं देता उसको। क्यों? क्योंकि उसका शरीर कमजोर पड़ गया है। तो वृद्ध अवस्था में शरीर कमजोर पड़ जाता है, लेकिन मन बहुत ही मजबूत रहता है। वृद्ध अवस्था में भी व्यक्ति की इच्छाएं जस की तस बनी रहती है, व्यक्ति अपने दिमाग को जस की तस चला सकता है। हाँ, थोड़ी भूलने की बीमारी हो जाती है, लेकिन वो जो है मन, प्राकृतिक विकास के अनुसार मन विकास होता है, और वो जो है एकदम बचपन से शुरू होके जवानी, फिर वहाँ बुढ़ापा तक पहुँचता है। यह हो गया प्राकृतिक विकास। एक होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब संज्ञानात्मक विकास। यह बौद्धिक विकास, मानसिक क्षमताओं का विकास है। ये बौद्धिक और मानसिक क्षमताओं का विकास है, जैसे कि सोचना, समझना, सीखना, समस्याओं को हल करना। इसको बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। भावनात्मक विकास, ये व्यक्ति की भावना और आत्म परिवर्तन और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करता है। भावनात्मक विकास क्या करता है? यह व्यक्ति की भावनाओं का विकास करता है, उसका आत्म परिवर्तन करता है और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करता है। सामाजिक विकास की अगर बात करें तो यह अध्ययन करता है कि कैसे व्यक्ति सामाजिक संबंध बनाता है, समूहों में कैसे व्यवहार करता है और समाज के साथ उसकी अंतःक्रियाएं कैसे बदलती है। तो याद रखिएगा कि सामाजिक विकास के अंतर्गत व्यक्ति का सामाजिक पहलू को देखा जाता है। इसमें देखा जाता है कि वो बाहरी लोगों के साथ कैसे व्यवहार कर रहा है। आप इस चीज़ को गौर कीजिएगा तो पता चलेगा कि व्यक्ति, जो इंसान होते हैं, वो जब अकेले रहते हैं तो उनका व्यवहार अलग होता है। जब वो लोगों के सामने जाते हैं तो उनका व्यवहार बिल्कुल ही बदल जाता है। फिर हम लोग कहते हैं कि तुम मेरे सामने अलग बात करते हो, और जब लोग आ जाते हैं तो तुम वहां पर बदल जाते हो, अपने मुकर जाते हो। सवाल यह है कि यह मानव का प्राकृतिक रूप है कि जब वो अकेले रहेगा तो वो बड़ी बड़ी डींगे हाँकेगा, जब वो लोगों के सामने जाएगा तो वो जो है एकदम निठल्ला पड़ जाएगा और वो कुछ बातें बोल ही नहीं पाएगा। इसका उल्टा भी सही है। कुछ लोग, जो लोगों के झुंड में बड़ी बड़ी बातें फेंकते हैं, वो अकेले में वो बात नहीं कर पाते हैं। व्यवहारिक विकास क्या होता है? यह अध्ययन करता है कि व्यक्ति का व्यवहार कैसे विकसित होता है, उसमें कौन कौन से परिवर्तन आते हैं। तो विकासात्मक मनोविज्ञान में विभिन्न सिद्धांतों और दृष्टिकोणों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि पियाजे। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का जो जनक कहा जाता है उसे पियाजे को कहा जाता है। हालांकि इस पर विवाद है, कोई इरेक्शन को कहता है, कोई और, लेकिन पियाजे आप नाम याद रखिए, ठीक है। पियाजे को डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का पिता कहा जाता है। इसके अलावा उन्होंने जो सिद्धांत दिया था उसका नाम था संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। इसके बाद वाइगोत्स्की का सिद्धांत था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, और एरिक्सन का था मनोसामाजिक विकास। ये एरिक्सन का था, ठीक है। ये आपका था पियाजे का, और ये वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इन सिद्धांत पर हम लोग बात करेंगे आगे, लेकिन अब जो चीजें उनको समझिए कि जो विकासात्मक मनोविज्ञान का जो दायरा है वो बहुत व्यापक है। व्यक्ति के जीवन के सभी चरणों में यह विकास की प्रक्रियाओं को समझने में हमारी मदद करता है। तो व्यक्ति है क्या, मानव है क्या? एक मन ही तो है, और उस मन के विज्ञान को जो समझ गया वो तो मनोविज्ञान समझ गया, तो वो मनोवैज्ञानिक कहलाएगा, यानी कि साइकेट्रिस्ट कहलाएगा। तो ये बहुत ही बड़ी एक व्यापक विषय है। इस पर अधिक से अधिक रिसर्च होने चाहिए, और बच्चों को, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट लिया हो, इसको जरूर पढ़ना चाहिए। क्योंकि जब तक वो मनोविज्ञान को नहीं समझेगा तब तक वो ना तो अपने नौकरी में सफल हो सकता है, ना ही अपने बिजनेस में सफल हो सकता है, ना ही परिवार वालों का वो प्यार पा सकता है, ना ही दोस्तों से वो अच्छे रिश्ते बना सकता है। क्योंकि मन के विज्ञान को वो समझ नहीं पाएगा, और हर बार वो जो है अपने क्रोध के कारण अपना ही विनाश कर बैठेगा।
मानव विकास परिचय, विकास के सिद्धांत, विकास का अध्ययन करने की विधियां। ठीक है, ये चीज आप समझिए कि मानव विकास है क्या। ठीक है, तो मानव विकास एक व्यापक और जटिल प्रक्रिया है जो जीवन के अलग अलग चरणों में उसके शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक परिवर्तन को बदलता रहता है। शिशु अवस्था से लेकर वृद्ध अवस्था तक पूरा विकास उसमें शामिल है। ठीक है, परिचय, मानव विकास का अध्ययन यह समझने के लिए किया जाता है कि व्यक्ति अपने जीवन काल में कैसे और क्यों बदला। ठीक है, कैसे और क्यों बदला, इसको जानने के बहुत सारे सिद्धांत हैं, जैसे विकास के सिद्धांत। मानव विकास को समझने के लिए कई सिद्धांत प्रस्तावित किए गए, इसमें से कुछ प्रमुख है। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 मुख्य चरणों की पहचान की: संवेदी मोटर व्यवस्था अवस्था, पूर्व परिचालनात्मक अवस्था, ठोस परिचालनात्मक अवस्था और औपचारिक परिचालनात्मक अवस्था। प्रत्येक चरण में बच्चों की सोच और समझने की क्षमता में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। इसी आधार पर वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत था, यह बताता था कि संज्ञानात्मक विकास सामाजिक बातचीत और सांस्कृतिक प्रभाव से प्रभावित होते हैं, यानी कि लोगों से बातचीत करने से, संस्कृति में रहने से हमारे अंदर जो संज्ञानात्मक विकास है वो प्रभावित होते हैं। उन्होंने जॉन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट यानी जेपीडी का परिचय दिया, जिसमें बच्चों को उन कार्यों में मदद की जाती है जो वो स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते, यानी कि जो काम आप खुद से नहीं कर सकते उसी में आपको मदद की जरूरत है, वैसे नहीं कि जो आप खुद से कर सकते हैं उसमें। और एरिक्सन का मनोविज्ञान एरिक्सन का जो मनोसामाजिक विकास सिद्धांत है वो कुछ इस प्रकार है कि एरिक्सन ने जीवन को 8 चरणों में विभाजित कर दिया और प्रत्येक चरण में एक प्रमुख मनोसामाजिक संघर्ष को बताया। उदाहरण के लिए किशोर अवस्था में पहचान बनाम भूमिका भ्रम और का संघर्ष शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्राइड का विश्लेषण करें तो फ्राइड की एक किताब है मनोविश्लेषण। ठीक है, तो मनोविश्लेषण अगर आप पढ़िएगा, इंटरनेट पे आपको फ्री में मिल जाएगा, अगर आप उसको पढ़िएगा तो आपको सिगमंड फ्रॉइड के बारे में बहुत कुछ जानने को मौका मिलेगा। तो अगर आप मेजर पेपर में आप लोगों ने जो है साइकोलॉजी लिया है तो आप सिगमंड फ्रॉइड को जरूर पढ़िए, आप एरिक्सन को पढ़िए। इस प्रकार के लोगों को पढ़ेंगे तो आपको मनोविज्ञान के प्रति रुचि आएगी, क्योंकि वो इस क्षेत्र के महान लोगों में से थे जिन्होंने इसको विकास किया। फ्राइड ने व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक विकास को 5 मुख्य चरणों में विभाजित किया: मौखिक, गुदा, लिंग, अवकाश और यौनिकता। हर चरण में एक विशेष संघर्ष या चुनौती होती है जो व्यक्ति की व्यक्तित्व संरचना को प्रभावित करती है। विकास का अध्ययन करने की विधियां, अलग अलग विधियां हैं उसको अध्ययन करने की। एक है आपका अनुदेध अध्ययन, इसमें एक ही समूह को लंबे समय तक अध्ययन किया जाता है, जीवन के अलग अलग चरणों को परिवर्तन को समझा जाता है। संरेखनीय अध्ययन, इसमें विभिन्न आयु समूह को एक समय पर अध्ययन किया जाता है, जिसमें उम्र के लोगों के बीच अंतर को समझा जाता है। मिश्रित विधि, इसमें अनुदैर्ध्य और संरेखनीय दोनों विधियों का संयोजन होता है, जिसमें विकास की प्रक्रियाओं के व्यापक दृष्टिकोण को समझा जा सकता है। प्रयोगात्मक विधियां, इसमें नियंत्रित प्रयोगों का उपयोग करके विकासात्मक परिवर्तन के कारणों और प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इन सिद्धांतों और विधियों के माध्यम से विकासात्मक मनोविज्ञान मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो मनोगतिकी दृष्टिकोण और फ्राइड और एरिक्सन का सिद्धांत था। सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत मनोगतिकीय दृष्टिकोण यानी साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव में सिगमंड फ्रॉइड और एरिक एरिक्सन के सिद्धांत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सिगमंड फ्रॉइड की अगर बात करें तो उन्होंने जो है मानव मन को 3 भागों में बांटा है। ईद, यह हमारे जन्म से ही उपस्थित होता है और अनियंत्रित तत्काल इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि ईद उन्होंने जो बांटा है उसका मतलब होता है वे व्यक्ति जो कि अनियंत्रित होते हैं और तत्काल इच्छाओं के द्वारा ये काम करते हैं। मतलब अभी जो इच्छाएं उनके मन में आ रही है, जैसा उनको लग रहा है वो लोग उसी को सही समझने लगता है, दूसरों की बातों को उतना ध्यान नहीं देता। ऐसे लोगों को ईद समूह में रखा उन्होंने। ठीक है, यह प्राथमिक प्रक्रियाओं के माध्यम से काम करते हैं और आनंद सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि ईद वाले लोग को आनंद से मतलब है, बस आनंद आना चाहिए, वो कैसे भी है उनको कोई मतलब नहीं है, बस आनंद आना चाहिए। ठीक है, एक आता है ईगो वाले लोग जो होते हैं ना, ये सेकंड टाइप के लोग होते हैं सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार, और ये जो है इड यानी कि आनंद और वास्तविकता के बीच मध्यस्थता करता है। वास्तविक सिद्धांत पर यह आधारित होता है और तर्क संगत सोच रखता है, निर्णय लेने की क्षमता को नियंत्रित करता है। मतलब ये लोग उतने ज़्यादा जो है आनंद में नहीं खोए रहते। और सुपर ईगो वाले तो बहुत ही खतरनाक होते हैं, ये नैतिक मानदंडों समाज के नियमों पर चलते हैं, सही गलत को पहचानते हैं, और यही था उनका फ्राइड का सिद्धांत। उन्होंने क्या किया, मानव विकास को 5 मुख्य मनोयौनिक चरणों में विभाजित किया। उन्होंने जो है ये बताया कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो पहली स्टेज में होता है और उस स्टेज को इन्होंने
मौखिक चरण का है, ठीक है, ओरल स्टेज, जो बच्चे जन्म से लेकर 1.5 वर्ष तक का होता है। इस चरण में शिशु की प्राथमिक खुशी मौखिक गतिविधि जैसे चूसना काटना से मिलता है। यानी जब बच्चा कोई जन्म लेता है तो आप देखिएगा कि वो बच्चा जो है अपने उंगली से चूसते रहता है, कुछ भी दीजिए वो चूसते रहता है, ठीक है, काटते रहता है, इससे उनको खुशी मिलती है। ठीक है, तो ये एक से मतलब जन्म से लेकर 1.5 वर्ष तक चलता है। इसके बाद 1.5 से लेकर 3 तक वो गुदा चरण में आता है ना, एनल स्टेज। इस चरण में शिशु की खुशी गुदा क्षेत्र के साथ जुड़ी होती है और खासकर मल त्याग और प्रशिक्षण के दौरान। मतलब कि बच्चा को जो है उसकी सारी खुशी, उसकी सारी मजी जो है वो गुदा में होता है, और वो बच्चा जो है मल त्याग करता है तो बहुत खुश होता है, इसलिए बार बार वो मल त्याग करता है, मतलब बार बार वो शौचालय जाता है ताकि माँ जो है बार बार उसको धुलाए और उसको अच्छा लगे। ये होता है आपका गुदा चरण। ये सिगमंड फ्रॉइड ने इसको सेकंड नंबर पे रखा, 1.5 से लेकर 3 साल तक के बच्चे। और लिंग चरण, 3 से लेकर 6 साल तक के जो बच्चे होते हैं ये अपने जनन अंगों को पहचानने लगते हैं। ठीक है, ये जो बच्चे होते हैं अपने जनन अंगों को पहचानने लगते हैं, उसके साथ खेलते हैं। इसमें ऑडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स शामिल होता है। अवकाश चरण 4 जो होता है ना, लेटेंसी स्टेज होता है, 6 से 12 वर्ष तक के बच्चे, ये इनकी यौन इच्छाएं दब जाती है। ठीक है, जो उनकी यौनिक इच्छा, जो सेक्सुअलिटी डिजायर, जो डिजायर होता है वो दब जाता है। और बच्चे जो होते हैं वो सामाजिक कौशल या दोस्ती पे ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, यानी कि दोस्त, सामाजिक फ्रेंड बनाना, सामाजिक दायरा बनाना, लोगों से बात करना, इसमें ज़्यादा घुल मिल जाते हैं 6 से 12 तक वाले। और यौनिकता चरण जो होता है जिसे जेनिटल स्टेज कहते हैं, वो 12 से परे होता है। यानी कि यह अंतिम चरण है जिसमें यौनिक इच्छाएं पुनः उभरती है और व्यक्तित्व वयस्क यौन संबंधों में रुचि लेता है। यानी कि अब वो यौन इच्छाओं में, ठीक है, सेक्सुअल डिजायर में वो अब फिर से जो है रुचि लेने लगता है, और इस प्रकार से वो वापस उस क्षेत्र में आ जाता है। एरिक एरिक्सन का मनो सामाजिक विकास सिद्धांत है। एरिक एरिक्सन ने फ्रॉइड के सिद्धांत को विस्तार देते हुए कहा कि इसे 8 चरणों में बांटा जाना चाहिए। पहला चरण जो चरण होता है वो विश्वास बनाम अविश्वास का होता है। जन्म से लेकर 1 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं, अगर इनको अच्छे देखभाल करने वाले मिल जाए तो ये इनमें विश्वास की भावना पैदा होती है, और अच्छे देखभाल करने ना मिले, माता पिता अच्छा ध्यान ना दें, तो ये लोग हर किसी पर जो है शक करने लगता है। स्वायत्ता बनाम संदेह, ठीक है, ये 1 से 3 वर्ष तक चलता है। बच्चे इस चरण में आत्मनिर्भरता सीखते हैं। अगर उन्हें प्रोत्साहन मिलता है तो वो आत्मनिर्भरता महसूस करते हैं, और नहीं तो वो संदेह और शर्मिंदगी, बेइज्जती महसूस करते हैं। पहल बनाम अपराध, जो अपराध बोध है वो 3 से 6 साल तक चलता है। इस चरण में बच्चे नई नई चीज़ें सीखते हैं। स्वतंत्र और समर्थन मिले तो वो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, नहीं तो उसमें अपराध बोध आ जाता है। ठीक है, उसमें गिल्ट फीलिंग आने लगती है उनमें। उद्योग बनाम हीनता, ये चलता है आपका 6 से लेकर 12 तक। ठीक है, 6 से लेकर 12 तक बच्चे इस चरण में कार्य क्षमता और सफलता की भावना विकसित करते हैं। अगर उन्हें सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती है तो उत्पादकता महसूस करते हैं, अन्यथा वे हीनता महसूस करते हैं। पहचान बनाम भूमिका भ्रम, यह किशोर अवस्था में होता है, और किशोर इस चरण में अपनी पहचान और भविष्य के लक्ष्यों की तलाश करते हैं। अगर उन्हें स्पष्ट मिलती है तो वो एक मजबूत पहचान विकसित करते हैं, अन्यथा वो भ्रमित महसूस करते हैं। निकटता बनाम अलगाव, ठीक है, ये युवा व्यस्तता में होता है। इस चरण में व्यक्ति की करीबी रिश्ते और दोस्ती विकसित करते हैं। अगर उन्हें सफल संबंध मिलते हैं तो निकटता महसूस करते हैं, अन्यथा उनमें अलगाव की भावना पैदा होती है। उत्पादक बनाम स्थिरता, मध्य व्यस्तता, ये व्यक्ति इस चरण में समाज में योगदान देने की कोशिश करते हैं। अगर वे सफल होते हैं तो उत्पादकता महसूस करते हैं, अन्यथा वो स्थिरता महसूस करते हैं। समग्रता बनाम निराशा, ठीक है, तो समग्रता बनाम निराशा में क्या क्या है, इस अंतिम चरण में व्यक्ति अपने जीवन का मूल्यांकन करता है। अगर वे अपने जीवन से संतुष्ट होते हैं तो वे आगे समग्रता महसूस करते हैं, अन्यथा वे निराशा महसूस कर सकते हैं। तो अगर हम लोग निष्कर्ष निकालें तो सिगमंड फ्रॉइड और एरिक एरिक्सन के सिद्धांतों ने मनोगति के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जहां फ्रॉइड ने मनोयौनिक विकास के माध्यम से व्यक्तिगत विकास को समझाया, वहीं एरिक्सन ने मनोसामाजिक संघर्षों के माध्यम से मानव विकास की व्याख्या की। दोनों सिद्धांत विकासात्मक मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण हिस्से हैं और व्यक्तित्व विकास को समझने में महत्वपूर्ण है। यानी एरिक्सन और सिगमंड फ्रॉइड के जो विचार थे, सिगमंड फ्रॉइड जो थे ना वो थोड़े से मतलब बात जो है उसको योनिक यानी कि योनिक की ओर लेके चले जाते हैं, जबकि जो व्यक्ति थे जिनका नाम था एरिक एरिक्सन, वो जो है समाज पर ज़्यादा बात करते थे। तो यहाँ पर जो है आपका यूनिट 1 समाप्त होता है। ठीक है, और इस प्रकार से अगर आप जो है इसका PDF लेना चाहते हैं, अभी जो मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है, अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप ज्वाइन बटन पे जो है ज्वाइन होकर जो है टेलीग्राम का लिंक ले सकते हैं। उस टेलीग्राम चैनल में आपको जो है सारी चीज़ें मिल जाएगी, PDF जो जो हम पढ़ाएंगे। ठीक है, कौन सा, UG सेमेस्टर 3 का। ठीक है, इसके अलावा अगर आप 1 2 सेमेस्टर 1 या 2 वाले हैं तो आप भी कमेंट कर सकते हैं, आपको भी उसका
जो है आप जो है ना उसका लिंक ले सकते हैं और उसके माध्यम से आप जो है अपने पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया पहला यूनिट। ठीक है, आप सबों को बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल कर पूरा वीडियो देखा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, उनको बताइएगा कि उनको भी ये चीज़ पढ़ना चाहिए ताकि एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सके और आप एक अच्छा इंसान बन सकें। ठीक है, पढ़ाई का मकसद सिर्फ मार्क्स और नौकरी नहीं होती है, पढ़ाई का मकसद बहुत कुछ होता है, वो आपको वक्त के साथ पता चलेगा। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, और सब्र का फल मीठा होता है, याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।